देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन इसकी बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में सॉरी, पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की, वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की, पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की, किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे, उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय के कारण, वायुमंडलीय प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय के कारण घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय के कारण कम होती जाती है, के कारण क्या होती है, कम होती जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के निकट आता है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के निकट आता है तो उसकी चाल में निरंतर वृद्धि क्यों होती है? तो उसकी चाल में निरंतर वृद्धि क्यों होती है? देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया कि कृत्रिम उपग्रह वायुमंडलीय प्रतिरोध के कारण कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा क्या हो रही है, क्षीण हो रही है, लेकिन फिर भी जब वो पृथ्वी के निकट आता है तो उसकी चाल में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो क्यों होती है, देखो कारण समझे। उसकी वायुमंडलीय प्रतिरोध के कारण उसकी कुल ऊर्जा के मान में कमी तो हो रही है, लेकिन ये बहुत ही अल्प कमी होती है। परंतु जब वो पृथ्वी के निकट आता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि। तो गतिज ऊर्जा में जब वृद्धि होगी तो उसकी चाल में भी क्या होगी, से वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए अपन अब इसका उत्तर लिख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसके आंसर में अपन लिख सकते हैं कि कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी के निकट आने पर कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी के निकट आने पर, कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी के निकट आने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, परंतु गतिज
गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी के निकट आने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, परंतु गतिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा तो क्या होती है, घटती है, परंतु गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। फिर देखो, ये तो अपन ने लिख लिया है, वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण उसकी कुल ऊर्जा में थोड़ी सी क्या होती है, कमी होती है। वायुमंडलीय प्रतिरोध के कारण उसकी कुल ऊर्जा में थोड़ी सी कमी होती है। ध्यान रखना भाई, वायुमंडलीय प्रतिरोध के कारण उसकी कुल ऊर्जा में थोड़ी सी क्या होती है, कमी होती है, लेकिन यह कमी निकट आने पर, परंतु यह कमी निकट आने पर, किसके, पृथ्वी के, परंतु यह कमी निकट आने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि के सापेक्ष अल्प होती है। परंतु यह कमी निकट आने पर, किसके निकट, पृथ्वी के निकट आने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि के सापेक्ष अल्प होती है। यही कारण है कि उसकी चाल में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो देखिए, यहां अपन ने ये तीन पार्ट इस क्वेश्चन में सोल्व कर लिए हैं। अब चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट वो थोड़ा सा बड़ा है, डायग्राम है उसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन वो भी इजी क्वेश्चन है और अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आप इसे नोट कीजिएगा। अगले उस क्वेश्चन को फिर अपन नोट करते हैं और फिर उसे अपन सोल्व करते हैं। चलो उस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। देखिएगा भाई, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, नंबर 4 पार्ट में क्या कह रहे हैं कि दो चित्र दिए हुए हैं। मैं चित्र बनाऊंगा इसमें और उन चित्रों को अपन को समझना है। चित्र ए और चित्र बी अपन नाम दे देंगे। उन दोनों चित्रों में दो अलग अलग तरीके से व्यक्ति किसी भार को या किसी वस्तु को खींच रहा है। तो आप उसमें पूछा जा रहा है कि किसमें अधिक कार्य किया जाएगा। तो देखिएगा भाई, क्वेश्चन में क्या ये कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि चित्र स्मॉल ए में, या चित्र स्मॉल, कुछ भी नाम दे दो, ये लो मैं नाम दे देता हूं इनके। चित्र स्मॉल ए में एक व्यक्ति अपने हाथों में एक व्यक्ति अपने हाथों में 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर चित्र में एक व्यक्ति अपने हाथों में 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। 2 मीटर चलता है। दो मीटर चलता है। फिर देखिए, तो चित्र ए की बात हो गई। चित्र बी में वह उतनी ही दूरी चित्र बी में वह उतनी ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी घिरनी पर चढ़ी हुई है। रस्सी
घिरनी पर चढ़ी हुई है और उसके दूसरे सिरे पर और उसके दूसरे सिरे पर 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका हुआ है। 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका हुआ है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान लटका हुआ है। परिकलन कीजिए कि किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक है। परिकलन कीजिए कि किस स्थिति में कार्य अधिक है। ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के अपन जो है पहले डायग्राम को बनाएं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार मैं इसे रीड कर दूं। चित्र ए में एक व्यक्ति, ए और बी दो चित्र बनेंगे, अपने हाथों में 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। चित्र बी में वह उतनी ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी घिरनी पर चढ़ी हुई है और उसके दूसरे सिरे पर 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका हुआ है। परिकलन कीजिए कि किस स्थिति में कार्य अधिक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को और अपन सोल्व करते हैं। ये तो आपने क्वेश्चन नोट किया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं जिनमें कि लॉजिक लगेंगे। तो चित्र ए और चित्र बी दोनों को ही अपन अभी बनाते हैं, फिर उस क्वेश्चन को अपन जो है सोल्व करेंगे। देखिए पहले अपन उस क्वेश्चन को बनाएं। देखो भाई, एक व्यक्ति है, ये अपन को एक व्यक्ति अपन बना लेते हैं। ये एक व्यक्ति अपन बना दें इस तरह से, यूं आप इस तरह से, ये कोई व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति अपने हाथ के अंदर देखो, ये कोई 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान, कितना है ये भाई, 15 किलोग्राम का द्रव्यमान, इसको अपने हाथ में लेकर के क्या कर रहा है भाई, वो गति कर रहा है, चल रहा है। ये लो 15 किलोग्राम के इस द्रव्यमान को लेकर के ये व्यक्ति क्या हो रहा है, इसको लेकर के चला जा रहा है। किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यूं 2 मीटर तक की दूरी पे तय कर रहा है। ये तो है चित्र नंबर ए। ये लो, ये मैंने चित्र नंबर ए बना दिया है। अब देखिएगा चित्र नंबर जो बी है, उस चित्र नंबर बी का, चलो इसको मुस्कुराते हुए बना देते हैं कि मुस्कुराते हुए जा रहा है। नंबर बी के अंदर इस प्रकार की स्थिति है। देखो अपन उस व्यक्ति को बनाएं, ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति किसी रस्सी से यो इस प्रकार से, देखो आप इस तरह से बना दें व्यक्ति को। एक सिंपल आउटलाइन के फॉर्म के अंदर मैं बना देता हूं इसे इस तरह से, एक सिंपल आउटलाइन फॉर्म कि एक व्यक्ति है जो इस तरह से मूव कर रहा है। देखो यो है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहां से एक जो है किसी रस्सी को खींचे हुए, यानी कि इस तरह से ये रस्सी को यूं अपने हाथों से यूं खींच रखा है, इस तरह से खींचा हुआ है और इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, चल रहा है 2 मीटर। यहां जो रस्सी है ये एक घिरनी के साथ लगी हुई है भाई। देखो ये लो, एक घिरनी के साथ क्या है, एक रस्सी लगाई हुई है, ये इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं। और इसको थोड़ा सा और अपन नीचे लेते हैं, ये लो ये घिरनी के साथ क्या है, रस्सी लगाई हुई है। और इसका जो रस्सी का जो दूसरा सिरा है,
इस दूसरे सिरे से ये जो द्रव्यमान लटका हुआ है ये है भाई 15 किलोग्राम, ये इस तरह से है, ये कोई ब्लॉक है। अब ये रस्सी को खींचते हुए इस डायरेक्शन अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये है चित्र नंबर बी। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस स्थिति में किया गया कार्य अधिकतम होगा। तो आप गौर करें, स्थिति ए के अंदर ये व्यक्ति इस तरफ क्यों जा रहा है और गुरुत्वीय बल इसका कहां लग रहा है, नीचे की ओर, यानी कि परस्पर लंबवत हो गए दोनों बल। यानी इस स्थिति में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो गया, शून्य। लेकिन स्थिति बी में जिधर ये रस्सी को खींच रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इसका विस्थापन हो रहा है, यानी कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। यानी द्वितीय स्थिति में किया गया कार्य क्या है, अधिक है। किसकी तुलना में, प्रथम स्थिति की तुलना में द्वितीय स्थिति के अंदर किया गया कार्य क्या है, इसका अधिक है। तो अपने पास जवाब आ गया इसका सिंपल, कि किस स्थिति के अंदर ये कार्य अधिक कर रहा है। तो अपन क्या कहेंगे कि द्वितीय स्थिति में कार्य अधिक होगा। क्यों, क्योंकि विस्थापन बल की दिशा में है। तो देखो आंसर अपन दे दें, यहां हल लिख देते हैं। द्वितीय स्थिति में कार्य, द्वितीय स्थिति में कार्य अधिक होगा। कार्य अधिक होगा क्योंकि विस्थापन आरोपित बल की दिशा में है। क्योंकि विस्थापन आरोपित, द्वितीय से मतलब बी, क्योंकि विस्थापन आरोपित बल की दिशा में है। ध्यान रहे, जबकि यहां पर आरोपित बल की दिशा के अंदर विस्थापन है नहीं। और ये आप भली भांति ही जानते हैं कि जब विस्थापन आरोपित बल की दिशा में होता है तो कार्य क्या होता है, अधिकतम होता है। अब देखिए, मैं इस कार्य की गणना भी कर सकता हूं। कैसे भाई, W इज इक्वल टू क्या है, Fs कोस थीटा से। तो देखो भाई F कितना है, F को लेंगे अपन यहां पर mg S कोस थीटा। देखो m कितना है 15, g की वैल्यू में 10 ले लेता हूं, इजी रहेगा। S कितना है 2 कोस 0, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में 15 दूना 30, यानी कि 300 जूल आ गया है। और अगर 9.8 लेता तो 294 बन जाता है, बिल्कुल यही आता है। तो 300 जूल हो गया कार्य। फिर अब देखो गुरुत्वीय बल, अगर इसमें बात करूं प्रथम स्थिति में, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध 300 जूल। प्रथम स्थिति में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है, शून्य। अगर किया गया कार्य शून्य है, इसका मतलब द्वितीय स्थिति के अंदर किया गया कार्य क्या है, अधिक हो गया है। ये अपने थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ये अपन ने सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यूस और आगे के क्वेश्चन और अपन देखते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन कर चुके थे। जो 8 तक के क्वेश्चन थे उसमें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे जो अपन ने सोल्व किए थे, यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो अपन ने सोल्व कर लिए थे। अब अपन इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से इसमें न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो गए, एक तरह से आंकिक प्रश्न जिसे अपन कह दें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले अपन उसे लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9, अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई पिंड जो विराम अवस्था में है, कोई पिंड जो विराम अवस्था में है, कोई पिंड जो विराम अवस्था में है अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है। अचर त्वरण से एक विमीय
गति करता है। कोई पिंड जो विराम अवस्था में है अचर त्वरण से एक v में गति करता है। चलो इस क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे लिखे हैं अपन, क्योंकि यहां अक्षर आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं यहां से लिखता हूं, यहां से क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पिंड जो विराम अवस्था में है, कोई पिंड जो विराम अवस्था में है, कोई पिंड जो विराम अवस्था में है अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है। अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है। एक पिंड जो विराम अवस्था में अचर त्वरण से क्या कर रहा है, वो एक विमीय गति कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसको किसी समय स्मॉल टी पर दी गई शक्ति, इसको किसी समय स्मॉल टी पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती है या होती है। देखिए कोई पिंड जो विराम अवस्था में है अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है, इसको किसी समय स्मॉल टी पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती है। 4 ऑप्शन अपन को दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहे हैं टी की पावर 1/2। सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं ये टी, भाई कौन सा ऑप्शन सही है वो देखना है। और थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं टी की पावर 3/2। और फोर्थ जो ऑप्शन दिया है उसमें कह रहे हैं टी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। कोई पिंड जो विराम अवस्था में, विराम अवस्था का मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, अचर त्वरण ऐसे एक विमीय गति करता है, किसी समय स्मॉल टी पर दी गई शक्ति, यानी शक्ति जो है समय पर, शक्ति की समय पर निर्भरता अपन को इस क्वेश्चन में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। शक्ति की समय पर निर्भरता अपन को इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे अपन। आप क्या जानते हैं, शक्ति P = Fv अपन ने पढ़ा हुआ है, यानी कि शक्ति बराबर बल इंटू वेग, अपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब देखिएगा F = क्या होता है, ma होता है, और वेग v = भी at होता है। कैसे होता है देखो, क्योंकि v = u + at। भाई गति की प्रथम समीकरण अपन ने खूब पढ़ी है, और विराम अवस्था होने की वजह से u की वैल्यू क्या है, 0। तो आप क्या कह सकते हैं, v = at, क्योंकि विराम अवस्था, क्या कहा, विराम अवस्था में है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया इसका, 0। अब देखिएगा P = ma²t, क्या कहा है इसने, अचर त्वरण से, विराम अवस्था से। अचर त्वरण देखो, a नियत है, m नियत है, द्रव्यमान तो नियत होता ही है, तो P = क्या हो गया है, t, m वेग a के नियत होने पर। तो यानी कि P = T, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन अपने पास इसमें क्या हो गया, राइट हो गया। ये एक क्वेश्चन अपने पास सोल्व हो गया। अब इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन और है, उसके अंदर क्वेश्चन में ये दे रखे हैं विस्थापन की निर्भरता के रूप में दिया गया है कि विस्थापन समय पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है, जबकि शक्ति क्या है उस क्वेश्चन में, नियत है। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है उसको और देखते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये तो था क्वेश्चन नंबर 9। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखिएगा, अपनी ही बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्या कह रहा है कि एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में,
एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में। एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में, एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में गतिमान है। एक ही दिशा में गतिमान है। एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में क्या है? गतिमान है। इसका स्मॉल टी समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती है। इसका स्मॉल टी समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती है। देखिए भाई, वही चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शनों में से छांटना है। पहला ऑप्शन वही t की पावर 1/2, सेकेंड ऑप्शन t, थर्ड ऑप्शन t की पावर 3/2 और फोर्थ ऑप्शन आपको इसमें दिया गया है t का स्क्वायर। अब की बार इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है विस्थापन। तो देखो भाई, अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में, यानी कि शक्ति तो नियत है, अचर शक्ति कह दी, यानी विस्थापन की समय पर निर्भरता अपन को ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में विस्थापन की समय पर निर्भरता, तो देखिए वो कैसे अपन निकालेंगे। विस्थापन और समय के बीच में रिलेशन ये है, S = ut + ½ at²। इसमें आप देख रहे हैं u की वैल्यू तो 0 है, तो S = क्या हो गया है? ½ at²। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर t तो अपन को रिक्वायरमेंट है, t आपको चाहिए, s भी आपको चाहिए, यानी कि मुझे यहां से इस a को हटाना है, a की जगह मुझे किसको लाना है? शक्ति को, क्योंकि विस्थापन शक्ति नियत होगी, जो राशि नियत होती है उसको अपन को कहीं ना कहीं क्या करना है? शामिल करना है। तो देखिए, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 दे दूं तो आप देखिएगा शक्ति P = Fv, बिल्कुल फॉर्मूला पड़ा है, F = ma और V = at। थोड़ी देर पहले ही अपन ने पढ़ा है इससे पहले के क्वेश्चन में, तो ये क्या हो गया? ma² t, ये लो। तो इससे मेरे पास a = आ गया है √P/mt। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इस हिस्से को फिर मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, समीकरण 2 से मैं a का मान किस में रख रहा हूं? समीकरण 1 में। तो देखिए, समीकरण 1 वे समीकरण 2 से S = क्या हो जाएगा? ½ a का मीन्स है √P/mt और यहां मेरे पास t का स्क्वायर है ये। अब देखिएगा इस समीकरण से आगे, यहां आप क्या देख रहे हैं? 1/2 √P/m और ये रह गई, देखो t की पावर 2 है, ये पावर ½ है, तो t की पावर 2 में से ½ गई तो 3/2। ये मेरे पास विस्थापन की इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में अपन क्या देख रहे हैं? P और m नियत है, तो देखो P व m के नियत होने पर S is proportional t की पावर 3/2 आ गया। ये लो, ये निर्भरता आ गई, क्योंकि हाफ तो वैसे ही नियत है। तो इसमें अब आंसर आ गया अपने पास नंबर 3। यहां देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों अपन ने सोल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अचर त्वरण था, नियत त्वरण था, जबकि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर शक्ति को क्या कहा है? इन्होंने नियत कहा है। ये अपन ने एक अच्छे क्वेश्चन थे, सरल क्वेश्चन थे, लेकिन अपन ने सोल्व कर लिए हैं। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। वो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो अब आप देखिएगा, ये आप नोट कर रहे हैं इसे, ध्यान रहे, जो राशि नियत है या अचर है वो अपने फॉर्मूले में शामिल होनी ही चाहिए, उसका उपयोग होना ही चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं शामिल होना उसका क्या है? आवश्यक है। और उसी के आधार पर अपन को आंसर निकालना होता है। जो नियत दे रखा है, जो राशि आपको कांस्टेंट दे रखी है, आप उसे पकड़ के चले।
यानी उसी के आधार पर अपन को क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड पर नियत बल लगाकर, किसी पिंड पर नियत बल लगाकर, किसी पिंड पर नियत बल लगाकर उसे किसी निर्देशांक प्रणाली के अनुसार बल लगाकर उसे किसी निर्देशांक प्रणाली के अनुसार, किसी पिंड पर नियत बल लगाकर उसे किसी निर्देशांक प्रणाली के अनुसार, निर्देशांक प्रणाली के अनुसार जेड अक्ष के अनुदेश गति हेतु, जेड अक्ष के अनुदेश गति हेतु, जेड अक्ष के अनुदेश गति हेतु, गति हेतु बाध्य किया गया है, गति हेतु बाध्य किया गया है। किसी पिंड पर नियत बल लगाकर, ध्यान रखना नियत बल अपन लगा रहे हैं, बल लगाकर उसे किसी निर्देशांक प्रणाली के अनुसार जेड अक्ष के अनुदिश गति हेतु बाध्य किया गया है, जो इस प्रकार है। जो इस प्रकार है, देखो भी कैसा है। F इज इक्वल टू, F वेक्टर ले लीजिए आप इसे क्योंकि सदिश फॉर्म में है, माइनस आई केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप न्यूटन। यहां पर आई केप, जे केप और के केप क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश क्या है, एकांक सदिश है। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई केप है, वाई अक्ष के अनुदिश जे केप और जेड अक्ष के अनुदिश क्या है, के केप है। जो इस प्रकार ही अपने बल लिख दिया है। अब आगे देखो, इस वस्तु को जेड अक्ष के अनुदिश, इस वस्तु को या इस पिंड को जेड अक्ष के अनुदिश, इस वस्तु को जेड अक्ष के अनुदिश 4 मीटर दूरी तक गति कराने हेतु, 4 मीटर दूरी तक गति कराने हेतु, इस वस्तु को जेड अक्ष के अनुदिश 4 मीटर दूरी तक गति कराने हेतु आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। कराने हेतु आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये मान के चलो अदिश गुणनफल के एक सिंपल एप्लीकेशन है, सिंपल से एप्लीकेशन जिसको कि अपन कर रहे हैं सोल्व। तो देखो सबसे पहले डेटा अपन लिख लें, क्या क्या दिए हुए हैं। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई केप 2j केप प्लस 3k केप, ये लो, ये तो मेरे पास एफ वेक्टर की वैल्यू दी गई है। जेड अक्ष के अनुदिश 4 मीटर की दूरी तक गति कराने हेतु, 4 मीटर की दूरी तक गति कराने हेतु किसके अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश। तो जेड अक्ष के अनुदिश देखो विस्थापन एस वेक्टर इज इक्वल टू 4k केप हो जाएगा मीटर में। क्यों, क्योंकि जेड अक्ष का है। अगर ये एक्स अक्ष कहते तो अपन आई केप लेते, और वाई अक्ष कहते तो आप क्या लेते, इसे जे केप ले लेते। तो देखिए यहां पर ये वैल्यू आ गई है। कार्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। कार्य का फॉर्मूला आप जानते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर।
यानी आपको क्या करना है, बल और विस्थापन का केवल इसके अंदर अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए अपन उसे ज्ञात करते हैं। बल है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट एस वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4k कैप। और आपको पहले ही बताया हुआ है कि अदिश गुणनफल में केवल समान को ही आप गुणा करें, क्योंकि एस समान तो शून्य हो जाएंगे, क्योंकि आई कैप जे कैप ये तो के से गुणा होते 0 हो गए, तो ये हो गए हैं 12 जूल। ये लो सीधा, क्यों, क्योंकि के कैप डॉट के कैप की वैल्यू तो क्या हो गई 1। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आंसर अपने पास आ गया है 12 जूल, यानी किया गया कार्य कितना है इसके अंदर 12 जूल है। यहां अपन ने क्वेश्चन 12 तक के न्यूमेरिकल अपन ने सोल्व कर लिए हैं इस चैप्टर के। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तो अपन ने सोल्व कर लिया है कि भाई किसी पिंड पर नियत बल, ये क्वेश्चन नंबर 11 था जिसमें आंसर कितने आ रहे हैं मेरे पास 12 जूल। अब अपन इसके बाद सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से संबंधित एक क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कौन अधिक गतिमान है, और इनकी गति ऊर्जाओं के मान भी इन्होंने दे रखे हैं। तो इस आधार पर अपन इसको कंपेयर करते हैं, किसकी चाल अधिक होगी और इनके वेगों का अनुपात क्या होगा, वो अपन अब ज्ञात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12,